स्टेज प्रोग्राम होने के बाद उन्होंने गाड़ी की डिमांड की। गाड़ी के पैसे मेरे पास थे नहीं, शादी कैंसिल कर दी और दूल्हा भाग गया। बारात आई थे उसको ठुकरा के और ये हमारी लड़के वालों की इज्जत उतार के चले गए। कचौड़ा के अंदर अमाउंट राशि भी वो डिमांड करे भी के बाद में जो कि लड़की का पिता समर्थता जता दी और भी के बाद के अंदर सारो मामलों बिगड़ जाए। सन 2016 से इसका इलाज चल रहा है। ये माइंडली थोड़ी सी डिस्टर्ब है। लड़की कभी तो फूल चुग रही है, कभी दांतों में अंगुली दे रही है, कभी बालों को चबा रही है। 10 दिन के बजाय 15 दिन ले लो, उसके बाद में फेरे ले लेंगे। आप इसको मेडिकल की तरफ से आप इसको ये क्लियर करवा दो कि ये ठीक हो जाएगी। ये बताओ एक मित्र का काम करने वाला कहाँ से फॉर्च्यूनर अफोर्ड कर पाएगा। तो वरमाला उसको पकड़नी नहीं आ रही। फिर हमारे भैया ने बोला ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो। मार दाड़ करके उनको पैसे हटने थे। उनके पास में उन्होंने 8-9 लाख रुपए के लिए बोला और इनके साथ बैंकर मार पिटाई करेगी, या तो पैसे दो वरना हम आपको मारेंगे। शुद्ध सोना, सच्चे बोल। GM ज्वेलर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना GM ज्वेलर्स। राम राम जी, मैं डिम्पल जलकोरा, बहुत बहुत स्वागत है। और अभी झुंझुनू का बोडकी गांव से 4 दिन पहले एक खबर वायरल हुआ है जिसके अंदर 7 जून पाटन निवासी नीतीश जी हैं, वे बोडकी निवासी निधि का अटे बारात लेके जाए हैं। और अभी के बाद लड़की वाला है वे आरोप लगा हुआ है कि वही दूल्हा के द्वारा बागन फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग करी जाए, जिन्हें लेके वो रिश्ता है वो कैंसिल भी हो जाए है। अब ये बात में कितनी सच्चाई है, हालांकि लड़की का पक्ष है वे आपकी बात रख चुके हैं और अभी आपा पहुंचा हाँ पाटन में दूल्हा पक्ष के घर। आरोपा ने लेके आको के खेणो है वो आपा जाना, तो वीडियो में लास्ट तक बना रहना। तो नीतीश जी के काम करा करो थे? मैं एक मित्र संचालक हूँ, जो मैं पाटन के मेन मार्केट में मेरी एक छोटी सी शॉप है, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो अभी आपकी शादी कितनी तारीख में है? मेरी शादी 7 जून को होने वाली थी। उस दिन तो हम यहाँ से बारात लेके गए थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद में नाश्ता वास्ता किया, नाश्ता वास्ता कराया जाके बढ़िया किसी की व्यवस्था ही अच्छी तरीके पे बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्था थी। वहाँ की डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, हर तरीके से उन्होंने हमारा मान सम्मान किया, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जैसे ही फिर हमने गोरवे का प्रोग्राम हुआ, गोरवा होने के बाद उन्होंने फिर निकासी के लिए निकल गए। निकासी निकलने के बाद में फिर जैसे ही हम स्टेज पे आए तो उन्होंने कहा कि पहले फेरे होंगे फिर आपका स्टेज होगा। तो ये चीज़ मेरे घर वालों को जो है वो थोड़ी सी अजीब सी लगी। अजीब सी लगने के बाद में फिर उनको पिताजी ने ये कहा, उनके पिताजी को, कि देखो समाज में अभी तक तो हमने ये देखा है कि पहले तो स्टेज होता है फिर बाद में फेरे लिए जाते हैं। तो ऐसे में तो करीबन फेरों में तो 4-5 घंटे लग ही जाते हैं। तो इतने में तो हमारे जो मेहमान हैं और आपके जो मेहमान हैं वो खाना पीना खा करके चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले स्टेज का प्रोग्राम करवा दो, उसके बाद में फेरे ले लेंगे, वो तो लेने ही है। तो फिर उसके बाद में फिर बोला ठीक है, आप एक काम करो, स्टेज का प्रोग्राम ले लो। फिर स्टेज का प्रोग्राम के लिए कहा, फिर उसके बाद में स्टेज पे आए। जैसे लड़की की एंट्री होती है, एंट्री पे फिर वो क्या है कि उसकी जो चाल चलन जो थी, मतलब कि जैसे वो चल के आ रही थी, तो वो धीरे धीरे मतलब कि अजीब हिसाब से कभी तेज चल रही है, कभी धीरे चल रही है। जब वो सीढ़ियों पे चढ़ने लग रही है तो उसे चढ़ा नहीं जा रहा। तो ये हरकतें थोड़ी सी अजीब सी लगी। तो जैसे उसको कैसे ना कैसे करके ऊपर से चढ़ा दिए स्टेज पे। तो फिर उसके बाद में क्या है कि उसकी जो हरकतें वहाँ पे भी ऐसी स्टार्ट हो गई कि कभी वो फूल चुग रही है, कभी वो हंसने लग रही है। फोटोग्राफर बोलता है कि तू मतलब कि थोड़ी स्माइल दो, तो जो से हंसने लग रही है। तो बहुत ही मतलब कि अननेचुरल, मतलब कि उसकी जो एक्टिविटी थी वो बहुत ही अलग थी। एक चीज आप पूछना चाहवा जी कि थे बता रहे हो चाल चलनिया को, तो थे पहली मिला को नहीं है कि जैसे गए कच्ची की हुई? देखो जी, बात ऐसी थी कि मेरी जो सगाई हुई थी वो थोड़ी सी इस हिसाब से हुई थी कि जल्दीबाजी में, है ना। तो ना तो उसके घर वाले, जब भी मैं बातें करने की कोशिश करता था तो बातें नहीं होती थी, और जब भी बात करता था तो उसके घर वालों से ज़्यादातर मेरी उनके कभी भाभी से कभी उसकी माँ से, इससे ज़्यादातर बातें होती थी। और उससे भी बातें हुई थी 1-2 मिनट, हाय हेलो हरे कृष्णा वगैरह ये सब बातें होती थी, कुछ ज़्यादा बातें करने भी नहीं देती थी। तो हम लड़की देखने के लिए जाया करे, जब आप कौन गए कि जहाँ पे लड़की देखने के लिए गए थे
तो वहाँ पे भी क्या है कि उसका जो व्यवहार था मतलब कि एकदम शांत तरीके से, है ना, उसको बस इतना पूछा गया था कि तेरा नाम क्या है। ये यहाँ तक कि मैंने ये भी पूछा कि तू पढ़ाई कितनी की हुई है, तो उसने भी ये बताया। उसकी भाभी ने ये बताया, उसने खुद ने भी नहीं बताया। वो सिर्फ हाँ ना में ऐसे ना डिला करके ये सब सारे सवालों जवाब दे रही थी, और वो उसकी जो जवाब थे उसकी भाभी दे रही थी। हाँ जी। तो आपने भी टाइम कौन लगे वही भाभी है बे जवाब क्यों दे रही हैं, जवाब देना चाहिए। ये चीज़ मैंने इसलिए नहीं सोची कि क्या पता ग्रामीण इलाके की ज़्यादा नहीं बोलती हो, इस वजह से थोड़ा सा मतलब ये सोच करके मैं रह गया। और घर वालों को उसकी जो नाक नक्शा मतलब कि कहने का मतलब वो ठीक लग रही थी वहाँ पे उस टाइम पे। हाँ जी। फिर भी के बाद में सगाई का और शादी के बीच में कितना टाइम रहा। शायद शादी और सगाई के बीच में तकरीबन 2-2.5 महीने का फ़र्क रहा था। तो अभी के बीच में आपकी बातचीत हुई। हाँ जी, बता रहा ना कि जो बातें चित्ती हुई थी तो उसके घर वालों से ज़्यादातर बातें होती थी मेरी। अच्छा। और उससे भी बहुत कम बातें होती थी, जैसे कि मतलब कि राम श्याम वगैरह ये सब जाता। भी दिन स्टेज पर बात चल के आई, वे फूल वूल चुग रहे थे, बताइए भी के पास क्यों। उसके बाद में जैसे उसकी एक्टिविटी जो थोड़ी अलग दिख रही थी, वो घर वालों को थोड़ा सा अजीब सा लगा। फिर उसके भैया ने मेरे जो भैया हैं लोकेश जी, उन्होंने उनके जो भैया हैं डॉक्टर कमल जी, उनको बुला करके उनको कहा कि बोला ये ऐसे क्यों कर रही है। तो कमल जी डॉक्टर जी ने ये कहा कि ये जो एक्टिविटी कर रही है ये क्या पता मतलब कि 3-4 दिन से सोई नहीं हो, इस वजह से ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो थोड़ा सा हमें मतलब कि भैया औरों को पापा औरों को ये थोड़ा डाउट हुआ। तो फिर मिल बैठ के थोड़ा से मतलब कि साइड में रूम में आकर के फिर बात करने लगे। तो उसमें जब पूरी खुल के बातें आई तो उसमें वहाँ पे उनके डॉक्टर भी बैठे थे, भैया की जो कमल भैया के जो दोस्त थे वहाँ पे भी वो बैठे थे, सारे उनके परिजन भी बैठे थे, पापा भी बैठे थे, 2-3 रिश्तेदार भी बैठे थे। तो उन्होंने वो जब खुल के बात आई तो उन्होंने ये कहा कि इसकी जो बीमारी है सन 2016 से इसका इलाज चल रहा है, ये माइंडली थोड़ी सी डिस्टर्ब है। ये सब बातें ये थोड़ी थोड़ी क्या है कि कभी इसकी ज़्यादातर ट्रिगर होने लगता है तो ये नींदों की गोलियां भी लेती है। ये सब उनके सामने फिर ये चीज़ें फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो है कर रही है ये 10 दिन के बाद में ठीक हो जाएगी, ऐसी कुछ बातें करने लगे वो। तो मैंने भैया ने ये कहा कि बोले जब 10 दिन में एक काम करो, आप 10 दिन के बजाय 15 दिन ले लो, उसके बाद में फेरे ले लेंगे। आप इसको मेडिकल की तरफ से आप इसको ये क्लियर करवा दो कि ये ठीक हो जाएगी। तिब्बे में रूम में थे समझे इसके लिए गया जी के पहली स्टेज को प्रोग्राम हो चुके हो, वरमाला भी हो चुकी है कि वरमाला बिल्कुल हो चुकी थी। वरमाला तो क्या है कि जैसे लड़की स्टेज पे आती है तो एंड टू एंड वो वरमाला हो ही गई थी। हाँ जी। और इसकी जो जैसे बैठने के बाद में जो आशीर्वाद का प्रोग्राम चलता है तो उसमें थोड़ी सी एक्टिविटी थोड़ी सी अजीब सी दिखी थी। तभी के बाद में बाका पिताजी को भी एक बयान आयो कि भाई मार्कन फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग करी गई और मैं दे कौन पाया, ये बात में कितनी सच्चाई है? जी आप ये बताओ, मैं मित्र का काम करने वाला 10-20 हज़ार रुपये कमाने वाला मैं कहाँ से अफोर्ड कर पाऊंगा? आप ये खुद भी सोच सकते हो इस चीज़ को कि कोई भी इंसान ये चीज़ मतलब कि कॉमन सेंस भी थोड़ा सा लगाए तो ये बताओ एक मित्र का काम करने वाला कहाँ से फॉर्च्यूनर अफोर्ड कर पाएगा? उसका मेंटेनेंस खर्चा लगभग करीबन 50-60 हज़ार रुपये का आता है। ये सब बकवास है। मैंने कोई मतलब कि ऐसी कोई मांग नहीं की थी, ना ही पैसों की मांग की थी, ना ही मतलब कि मैंने किसी चीज़ फॉर्च्यूनर वगैरह की मांग की थी। वहाँ पे उपस्थित महानुभाव वहाँ के गांव के और हमारे गांव के किसी भी इंसान से आप पूछ सकते हो कि ऐसी कोई बात हुई तो बिल्कुल मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मैंने इसके लिए बिल्कुल 1 रुपए की भी मांग नहीं की थी। हमने तो ये तक कहा था कि हमारे पास जो सामान है, हमारे भैया की शादी का जो प्रोग्राम का जो सामान है शादी का, वो भी ऐसे के ऐसे पैक पड़ा हुआ है। तो आप बेशक आप हमें ये जो बेड कूलर टीवी वगैरह ये जो बिल्कुल हमें मत दो, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ लड़की दे दो, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। आप मेरी मम्मी की स्टेटमेंट भी ले सकते हो, पापा जी की स्टेटमेंट ले सकते हो, गाँव में जितने भी बड़े महानुभाव सरपंच जी वगैरह इनसे भी आप पूछ सकते हो कि हमारा व्यवहार कैसा है, हम कैसे इंसान हैं। नीतीश जी का भाई अपने साथ में ही आप भी थोड़ी जानकारी लेंगे। राम राम जी। राम राम जी। जो कि नीतीश जी बता रहे हैं कि स्टेज पर लड़की आई भी कि चाल डाल तो ठीक कौन लगी, ये बात में कितनी की सच्चाई है? नीतीश जी तो क्या स्टेज पे उसके बगल में बैठा था जी। तो इसने भी नोटिस किया, जो हम 15-20 लोग जो रुके थे
तो बारात तो क्या लगभग जा चुकी थी, अब स्टेज का प्रोग्राम चालू होने के 2-5 मिनट बाद में उस टाइम हमने सबने नोटिस किया कि लड़की कभी तो फूल चुग रही है, कभी दांतों में अंगुली दे रही है, कभी बालों को चबा रही है, कभी कपड़ों को यूं कर रही है। कपड़े मतलब एक लेडीज जिस हिसाब से व्यवस्थित करती है उस हिसाब से निकल रही है। कैमरे वाला बोला सामने देखो एकदम से हंस रही है, तो कह रहा सामने देखो हंस रही है। तो ऐसी चीज़ें अजीब सी हमने भी नोटिस करी, कैमरे वाले ने नोटिस करी। और फिर वो बोले भाई अपना छोरा में किम कमी, तो हाथ को बोले इस हिसाब से कोई रिश्ता कर लिया। तो ये चीज़ हमारे सामने आई। 10-5 मिनट आधा घंटे तक हमने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद में सब जितने भी हम गए थे सब ने एक जगह इकट्ठे हुए, यार ये क्या कहानी हो रही है। तो बोले बात करो उनके भाइयों से, पिताजी से, इनसे सबसे। तो मैंने उनके भाई था स्टेज पे खड़ा था, उनको बुलाया, तो भाई साहब इधर आना, वो ये क्या चक्कर हो रहा है। तो फिर उन्होंने बोला ये नींद की चक्कर की वजह से हो रहा है। वो नींद तो देखो ऐसा है कि आपने भी इवेंट करा है यहाँ पे, हमने भी वहाँ पे मेल वेल करी है, हमने तो कल ही मेल करी है। वो रात को 2:30 बजे सोया, सुबह मतलब आधा घंटे के आसपास नींद ली होगी। मैं भी नहीं कर रहा, मुझको 2-3 दिन से हम भी बान के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो बोले नहीं ऐसी कोई बात है। फिर उसके पिताजी आए गए अचानक से, बोले हाँ जी क्या बात हो गई। मुझे साहब ये क्या चक्कर हो रहा है। फिर वो बोल पड़े साहब इसकी नींद की दवाइयाँ चली थी, अब 2-3 साल से नहीं चल रही है, बिल्कुल ठीक है। कहते कौन सी नींद की दवाइयाँ चल गई मुझको। अब आप एक काम करो, इससे ये प्रोग्राम हो जाता है, इसको होल्ड करो, अपन अभी एक जगह कमरे में बैठ लेते हैं, क्योंकि आप बाहर खड़े हैं, आपकी भी इज्जत जाएगी, हमारी भी इज्जत जाएगी। 2 आदमी आपको पूछेंगे, 2 हमारे को पूछेंगे, क्या फ़ायदा। अंदर चल के बैठ के बात करते हैं। तो वहाँ पर जब अंदर बैठे तो मैंने शुरू में देखो जाते ही प्रिकॉशन के तौर पर, सेफ्टी के तौर पर मैंने कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर ली, ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉरी। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग में सारी वार्तालाप हमारी सेव है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा आपके मीडिया के सामने, आप जनता को सुनाएं वो वीडियो ऑडियो। उसमें उसके पिताजी, उसका भाई, ये और उसके साथी जो भी उनके साथ बैठे थे, उनके रिलेटिव वगैरह, वो ये मान रहे हैं कि साहब हमने गलती कर दी कि आपको इस बीमारी के बारे में नहीं बताया। ठीक है जी। माफ़ी मांगने के बाद में उन्होंने कहा कि सब इसकी जो दवाइयाँ हैं वो रेगुलर चलेंगी, मेडिटेशन करेगी, नींद लेगी प्रॉपर, और थोड़ा सा इसको लाड प्यार से सुख से ऐसे रखोगे तो बोले इसके कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे मुझे भाई वो तो बात की बात है, आपको बताना चाहिए था। अब पहली बात तो हम ये करें क्यों, अगर आप बताते तो आपकी गलती है ये। फिर अल्टीमेटली फिर मैंने पूछा मुझे आप वो डॉक्यूमेंट तो दिखाओ जिनके क्या इलाज चल रहा है। तो फिर उन्होंने ये डॉक्यूमेंट दिखाए। एडवोकेट हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं भाई क्या है क्या नहीं है। तो मेरे को थोड़ी इसमें सीरियसनेस नजर आई। एडवोकेट कौन है? मैं खुद एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में। तो जब वो सीरियसनेस मुझे नज़र आई तो मैंने फिर उनको यही कहा कि देखो ऐसा है कि अब मैं उस स्थिति में हूँ कि मैं पूछ लेता हूँ, किसी से राय ले लेता हूँ। तो अब मुझे ये डॉक्यूमेंट जो है ना आपको मेडिकल के, ये मुझे व्हाट्सअप करो। मैंने रात को 1:14 पे 13 मिनट पे तो उन्होंने मेरे को भेजे, उनके जो निधि के जो भाई था कमल जी, उन्होंने भेजे। मैंने वो डॉक्यूमेंट भेजे अपने सीनियर अमित जिंदल जी को, जो हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं, और एक डॉक्टर साहब है लक्ष्मीकांत जी, उनको भेजे वो चेक करवाने के लिए, भाई आप भी तो अपनी ओपिनियन दो, भाई आगे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब तो फ़ोन उठा नहीं पाए, बाकी अमित जिंदल जी ने फ़ोन उठाया, उन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करा। डाउनलोड करने के बाद मैंने उसी टाइम उनसे बात करी। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये इतनी सीरियस कंडीशन है कि अपन इस प्रॉपर ओपिनियन तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा, बाकी लग रही है इसके डॉक्यूमेंट के हिसाब से सीरियस कंडीशन। तो बोला आप कुछ ना कुछ एक्शन अभी लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि भविष्य में फिर अपने आप लीगल हम ज़्यादा समझते हैं तो बोले दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर मैंने उनको ये कहा कि भाई अपन एक मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था कर लेते हैं, आप भी डॉक्टर हैं, मेरे भी एक आधे डॉक्टर जानकार हैं, किसी वकीलों से किसी कलाक लो के अपन कल मेडिकल बोर्ड बैठा लेते हैं। मेडिकल बोर्ड ने अगर ओके कर दिया तो फिर उन्हें फिर भी कर लेंगे, इज्जत आपकी भी जा रही है, इधर से हमारी जा रही है, हम भी बहू नहीं लेके जाएंगे तो घर पे क्या जवाब देंगे गाँव में। तो उन्होंने बात जम गई, बोले ठीक है साहब वो ये काम कर लो, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आते हैं अपन फिर लेंगे। वो इवेंट तो दोनों ने कर ही लिया, दोनों ने खर्चा कर ही लिया। ये बात सारी होने के बाद में फिर उनको ये लग भी गया था कि अब आगे कुछ नहीं होगा। फिर हम धीरे धीरे उठ करके सब बंदे वहाँ से नीचे आ गए। ये फर्स्ट फ्लोर पे बात चल रही थी, नीचे इनके रिलेटिव भी थे, सब आके हम 3 गाड़ियाँ रुकी थी, एक हमारी अल्टो थी, एक बोलेरो थी, एक बुले गाड़ी थी, सब बैठ गए। पीछे से हमारे जिया जी रह गए। उनको उनके जो मामा थे, उनके मामा जो मीडिया में है कोई उदयपुर वाटी के रहने वाले हैं, नाम शायद उनका मनोज जी, तो उन्होंने उनके साथ झगड़ा किया। फिर और लोगों ने झगड़ा किया, उनके साथ मार पिटाई करी। तो दूल्हे को मैंने कहा कि तुम तो सीधे थाने में जाओ, यहाँ पे बीच बचाओ, जब भी होगा तो पुलिस आएगी। और हम पीछे उनको बचाने के लिए भागे। तो उन्होंने सबने हमारे 5 जनों को और वो छठे जियाजी छठों को एक कमरे में बंद कर दिया। हाँ, कमरे में बंद कर दिया। आधा घंटे में जब पुलिस आई वहाँ पे, आधा 1 घंटे में, तो राजेश जी कोई कांस्टेबल आए थे,
उसके साथ में एक दो स्टाफ और भी था। वो आए तो बोले आपकी क्या दिक्कत आई? मुझे साहब ये ऐसे वो लड़की का ट्रीटमेंट की डॉक्यूमेंट थी। बोला आपने शादी क्यों छोड़ी? मुझे शादी छोड़ेंगे? बोला आपको पहले देखना चाहिए था। वो सब पहले देखते तो आज ये कहानी कहाँ होती है? इन्होंने छुपाया इस चीज़ को, गलती इनकी है। तो बोले कोई नहीं, आप एक राजीनामा कर लो, ये जो खर्चा मांग रहे हैं का खर्चा दे दो और अपने फ्री हो। वो साहब इन्होंने मारपीट करी, हमें प्रोटेक्शन दो, वहाँ लेके जाके चलो, जो भी राजीनामा होना थाने हो जाएगा। बोले नहीं, तो वहाँ से छोड़ के चले गए। फिर पीछे से फिर उन्होंने दोबारा मारपीट करी तो घर वाले घबरा गए, वाला का जाए बाद में वापस मारपीट करी। पुलिस वालों को मैनेज कर लिया, वो जो चले गए। फिर दोबारा मारपीट करी तो फिर हमने पैसों की यहाँ कर ली, साहब जो भी तेरा पैसा लगा वो ले लो। तो उन्होंने 5 लाख की हमने यहाँ कर ली, जो सामान दिया वो सामान ले जाओ तुम्हारा। इस प्रकार से वो राजीनामा हुआ। फिर यहाँ से गाँव के सरपंच जी और भी काफ़ी लोग गए और जा करके उन्होंने वहाँ पे 5 लाख रुपए दिए। वहाँ के सरपंच भी मौजूद थे, हमारे सरपंच जी भी थे, काफ़ी लोग थे, सबके सामने पैसे दिए। बोला बाबा आके कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने, पुलिस ने एक छोटा सा लिखवाया भी, और उसकी रिसिप्ट हालांकि मेरे पास नहीं है, बाकी पुलिस के पास आपको मिलेगी। तो उसके बाद में हम वहाँ से आ गए तो पीछे से आपकी न्यूज़ चल रही है कि फॉर्चूनर मांगा, 5 लाख मांगा, वो सब नाजायज चीज़ें हैं। सत्यता से कोई लेना देना नहीं हो कि आम आदमी यहाँ से सरपंच जी भी गए, वहाँ के सरपंच जी भी हैं, वहाँ की लोकल जनता से पूछ सकते हैं। अब वो उनके जो मामा है उन्होंने सारा रूमर फैला रखा है। तो बता रहे हो सामान वापस कर दिया, तो सामान बटे हुए फिर अड़े आ चुके हो। सामान की स्थिति ये है कि हमने सर मैडम सुबह शुरू में हमने मना किया था कि हम देखो ये फ्रिज कूलर वगैरह आप जो दोगे ना ऑलरेडी हमारे पास है, क्योंकि जो मेरे बीच वाले भाई की जो शादी थी उसका सामान यूँ क्यों पैक रखा है, आप मीडिया के सामने दिखा भी सकते हैं। ऊपर अलमारी, फ्रीज और वॉशिंग मशीन ये सारी अभी तक पैक रखी है। वो हमारे कोई काम की नहीं है। सोफा एक नीचे है, एक ऊपर पड़ा है। जी जी। और रहते हैं यहाँ पे 2 लोग ही हैं, मम्मी और छोटा भाई। कोई काम का नहीं है हमारे। मैं भी जयपुर रहता हूँ, मेरा भाई भी जयपुर रहता है, उस दोनों परिवार जयपुर रहते हैं। तो वो करेंगे क्या? फिर भी वो बोले हम तो वो देंगे गोरवा। गोरवा दो तो साहब मुझको ठीक है, गोरवा दे देना। तो सामान की नीतीश ने मना भी करा था भाई आप ये चीज़ें मत देना। फिर भी वो 29 तारीख की रात को 11-12 बजे के करीब वो सामान ले आए और लाए और ला करके बोले साहब इसको रखवा लो, हम सरदार शहर से सीधा लाए इसलिए नहीं उतार पाए गाँव में, बाँट टूटेगा फूटेगा वो। तो ठीक है भाई रख जाओ। क्या था कि जब वो उन्होंने हमारे को बंदी बनाया था 5-6 लोगों को, तब उन्होंने पूछा कि भाई पुलिस किसने बुला रखी है? तो पुलिस मैंने बोला मैंने बुलाई है। तो बोले आपके सबके फ़ोन जमा करा दो। तो मेरे फ़ोन से जो उन्होंने मेडिकल के जो कागज़ भेजे वो डिलीट कर दिए, एवरीवन डिलीट करके, जिसको मैंने भेजा था उसको भी। लेकिन हमारे जो वकील साहब थे उन्होंने डाउनलोड करके देख चुके थे, तो उनके फ़ोन में रिसीव हो गया था, वो मेरे पास वापस आ गए। वो मैं आपको शेयर करूँगा, मीडिया के सामने आप दिखाएं। हम लोग तोरण पे लगभग 15-20 मिनट आधे घंटे के आसपास खड़े रहे, वहाँ पे कोई बंदा नहीं पहुँचा। और पहुंचे तो कौन, 3 इतनी छोटी छोटी लड़कियां 8-8, 10-10 साल की, जो वो फित्ता उत्ता कटवाते हैं ना, जो रिबन कटवाते हैं, उस टाइम पे केवल 3 लड़कियां छोटी छोटी पहुंची। तो हमें थोड़ा सा अजीब भी लगा कि यार सब बारात पे के टाइम पे तो सब स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, ये लोग तो अजीब ही हैं। फिर उनके बाद में फिर भी हमने इतना गौर नहीं किया। 1-2 लेडीजें आई और लेडीजें फिर आने के बाद में फिर हमने फीता कटवाया। फीता कटवाने के बाद में अंदर गए। जैसे अंदर गए तो स्टेज की तरफ बढ़ने लगे तो बोले नहीं पहले फेर होंगे, बाद में स्टेज होगी। ये चीज़ भी हमें अजीब लगी। तो जैसे स्टेज पे गए तो स्टेज पे जाने के बाद में जैसे फोटोग्राफर बोलता है दूल्हे के हाथ में दुल्हन का हाथ रखवाता है ऊपर करने के लिए, तो दूल्हे ने हाथ ऐसे किया, उसको बोला कि हाथ रखो, तो पहले तो उसने सुना नहीं, दोबारा बोला हाथ रखो, तो उसने ऐसे हाथ रखा, तब भी अजीब लगा। फिर भी हमने इतना वो नहीं लिया। फिर ऊपर चले गए, वरमाला के लिए बोला तो वरमाला उसको पकड़नी नहीं आ रही। फिर हमारे भैया ने बोला ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो, तो उसने उनको देख के पकड़ा, पर उस टाइम भी उन्होंने ऐसे खींच लिया वरमाला को और यहाँ पे लगा लिया। अच्छा, वो भी बिल्कुल अजीब था। तो भैया को वरमाला जैसे ही पहनाई तो उनका गले को नीचे खींच लिया, मतलब टाइट खींच लिया। ये नहीं कि नॉर्मली तरीके से माला पहना दी और छोड़ दी, उसको पकड़ के ही रखा। फिर भैया ने 2-3 बार बोला, बोले छोड़ो, फिर उन्होंने छोड़ा। फिर स्टेज पे आराम से बैठे। स्टेज पे बैठते ही अजीब सी एक्टिविटीज करने लगी, कभी बालों को ऐसे कर रही है, कभी बालों को मुंह में ले रही है, कभी मुंह में उंगली ले रही है, और हाथों को ऐसे अकड़ा अकड़ा के अजीब तरीके से कर रही है। जैसे हम लोग आशीर्वाद देने गए तो हम पैसे देने लगे, जो भी लोग पैसे दे रहे हैं वो पैसे नहीं पकड़ पा रही, बोल रहे हैं तो बोल नहीं पा रही। फोटोग्राफर कह रहा है कि सामने देखो, तो वो सामने नहीं देख रही। भाई सारी बातें हो गई, सारा समझौता हो गया। उसके बाद में जब हमने ये कह दिया हम लड़की को ले जाने के लिए तैयार है, एक बार जांच करवा लेने दो उनकी, फिर उसके बाद में मार दाड़ करके उनको पैसे हटने थे। उनके पास में उन्होंने 8-9 लाख रुपए के लिए बोला और इनके साथ भयंकर मार पिटाई करेगी, या तो पैसे दो वरना हम आपको मारेंगे।
फिर वो हमारे में जो पिताजी ससुर जी है मेरे, वो ऐसे डर गए। वो डरने के बाद में उन्होंने ये सोचा कि आदमी ज़्यादा बढ़िया है पैसों से, तो उनके सामने हाथ जोड़ के बोले देखो 8-9 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है ही नहीं कि जो अब 8-9 लाख रुपए हम अपने घर पे रखेंगे। वो हमें पता है, हमने कर्जा लेके शादी की है, कैसे की है कैसे नहीं की है, हम अपने मैनेज कैसे करके चलते हैं। उसके बाद में उन्होंने 5 लाख की हमने हाँ भरी। हमने 5 लाख ऑनलाइन करवाने के लिए कहा तो उन्होंने ऑनलाइन के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि हम ऑनलाइन नहीं लेंगे। ऑनलाइन लेंगे तो क्या दिखाएंगे हम कि किस लिए हमने पैसे लिए हैं, हमें तो कैश ही पैसे चाहिए। गाँव से सामान लेके आओ और कैश पैसे दो। गाँव में से पूछ सकते हो आप, 8-10 बंदों से हमने इकट्ठे किए पैसे। हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, पैसे हैं तभी तो हम देंगे। फॉर्च्यूनर गाड़ी की जो मांग उन्होंने की है वो गलत आरोप लगाया है अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए। हमारे पास इतनी हैसियत नहीं है हमारी कि जो हम फॉर्च्यूनर गाड़ी की मेंटेनेंस भी दे सकते हैं ना। हमारे गाड़ी मेरे हस्बैंड को चलानी आती है, उनके पास नॉर्मल एल्टो गाड़ी है, वो भी सेकंड हैंड ली हुई है 1-1.5 लाख रुपए में, वरना हम ले ही नहीं लेते। जो फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगेंगे तो उसका मेंटेनेंस कहाँ से भरेंगे हम? इसके ऊपर कहीं कहना चाहोगे? ये सब झूठी बातें हैं जो हमारे साथ वहाँ जो लड़कों ने भी जो आपको बताया है, वहाँ समझौता होने के बाद में हम यहाँ से सरपंच जी को बुलाया और उन्होंने जो सामान भेजा था इधर, वो पूरा सामान गाड़ी लोड करके वहाँ भिजवा दिया। पूरा सामान उनको दे दिया, 5 लाख रुपए दे दिए। फिर हम वहाँ से उन्होंने हमें बोला, हमारे सरपंच जी गए यहाँ से 5 आदमी गए थे, फिर उनको जाओ आपका काम हो गया, अब जा सकते हैं। थानेदार ने, पुलिस वाले ने पर्ची भी लिखवाई थी कि भाई ये सामान वामान आ गया है, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम राजी खुशी समझौते से जा रहे हैं। पीछे से फिर उन्होंने ये न्यूज़ चलाई है, फॉर्च्यूनर मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं। ये सब झूठी बातें हैं। ये उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए या हमारी इज्जत उछालने के लिए उन्होंने इसी न्यूज़ चलाई है। पाटन गांव का सरपंच जी अपने साथ में। राम राम जी। राम राम साहब, राम राम। सरपंच जी, विदिन के मामले हो जिनके बता रहे हैं परिवार वाला के सामान वगैरह वापस करवाए हो? देखो 7 तारीख को हमारे पाटन से बारात गई थी। बारात में तो मैं नहीं जा पाया था, लेकिन सुबह मैंने इनके परिवारजनों से पता चला कि रात को कोई घटना वहाँ घटित हो गई और आपस में इनको विवाद हो गया। तो मैं गांव के लोगों के, इनके परिजनों के साथ वहाँ पर गया। तो वहाँ जब मैं वहाँ मौके पर पहुँचा तो इन लोगों को एक कमरे में रख रखा था। तो उनसे बातचीत की, भाई हम तो चाहते हैं बच्चे का मामला है कि बैठे किसी न किसी प्रकार से, लेकिन इन्होंने बताया कि भाई बच्चे में स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जब तक हम डॉक्टर का पूरा निदान नहीं हो जाए जब तक हम बच्ची को नहीं ले जाते। उस समय तक हमारे सामने कोई दहेज की या कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी की ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई थी। दोनों पक्षों को मिल बैठ के फिर इनका भाई जो शादी में खर्चा लगा 5 लाख रुपए का, वो हमने उनको दिला दिया और उनका जो सामान था वो भी वापस करवा दिया था। ये वाकया हुआ था। बाकी कोई फॉर्च्यूनर वाली अगर ऐसी कोई बात थी, अगर हमारे लोगों ने अगर गाड़ी मांगी है, दहेज संबंधी मांगी है, तो मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। तो उनको समझौता नहीं करना चाहता, ऐसे लोगों को तो फिर सजा दिलवानी चाहिए अगर ऐसी बात थी। अगर ऐसा नहीं था तो हमारे गांव की प्रतिष्ठा भी इसमें धूमिल हुई है, इन परिवार की भी हुई है, तो ऐसा भी करना गलत है। तो अभी लड़का का परिवार से आपा बात करी और जो लड़का है जो दूल्हा नीतीश जी हैं बात भी बात करी, और जो लड़की का तरफ से परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया है बिको ऊपर आपको पक्ष रखे हैं, और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद। राम राम। झलको